हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है और चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इस चैप्टर में हम मेनली कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और देन केमिकल इक्वेशंस के बारे में। बट सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, बड़े मजे से पढ़ेंगे, इसको फील करते हुए पढ़ेंगे। तो आपने अपने डेली लाइफ में देखा होगा कि जो गर्मियों का टाइम होता है, मतलब समर टाइम जो होता है, समर में क्या होता है कि दूध जो होता है बहुत जल्दी कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, दही में कन्वर्ट हो जाता है। साथ में आपने ये भी देखा होगा कि कुछ आयरन की या मेटल की जो चीजें होती है, पहले जो मेटल वगैरह की चीजें होती है तो वो बहुत अच्छी होती है, चिकनी होती है, सॉफ्ट होगी। सॉफ्ट मतलब अच्छी रहेगी, लेकिन कुछ समय बाद देखते हैं उसमें जंग टाइप का लग जाता है या फिर तेल वगैरह की जो परत चढ़ जाती है उससे वो थोड़े खराब हो जाते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर के कारण क्या हो जाता है, उस मेटल में चेंज हो जाता है। ग्रेप्स के फॉर्मेंटेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा। ग्रेप्स क्या होता है, मतलब अंगूर वगैरह या फिर कुछ अनाज भी होते हैं जैसे गेहूं वगैरह हो गए, तो वो भी क्या होता है, उनका फॉर्मेंटेशन हो जाता है। जो फूड होता है, हम फूड को भी अगर देखें तो पहले फूड कच्चा होता है, उसके बाद पकाने के बाद वो कुछ और चीजें में कन्वर्ट होता है, कुछ जैसे सॉफ्ट हो जाते हैं। मतलब जो पहली चीजें होती है वो बाद में चेंज हो जाती है। हम जो खाना खाते हैं वो भी हमने देखा होगा कि खाना खाना भी हमारे क्या है, एक केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब यहाँ भी हम ये कह सकते हैं कि ये कोई केमिकल रिएक्शन है। हम जो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, मतलब जो सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, इसमें भी क्या होता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और उसके बाद CO2 छोड़ते हैं। तो यहाँ भी एक कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब हमने इन सब चीजों में क्या देखा, तो हमने इन सब चीजों में क्या देखा, इन ऑल द अबव सिचुएशन, मतलब इन सारी सिचुएशंस में हमने देखा कि द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस। जो इनिशियल सब्सटेंस था हमारे पास, जो पहले सब्सटेंस था, उसकी प्रॉपर्टी वगैरह सारी चीजें चेंज हो गई है। क्या लिखा है, इनिशियल सब्सटेंस है समवॉट चेंज, उनमें कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। मतलब हमारे पास जो पहली चीजें थी वो पहले जैसी नहीं रही, कुछ ना कुछ इसमें चेंज हो जाता है। जैसे फर्स्ट हमें देखा था कि मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रेप्स वगैरह का फर्मेंटेशन हो जाता है, जो खाना होता है, हम जो कच्ची सब्जियां लेते हैं उसको पकाने के बाद वो थोड़ा चेंज हो जाता है। मतलब कुछ ना कुछ उसमें चेंज हो जाता है। तो इसी चीज को हम बोलते हैं वेन एवर अ केमिकल चेंज ओकर, मतलब जहां भी हम कहते हैं कि एक थोड़ा सा केमिकल चेंज हुआ है, क्या बोलेंगे, वेन एवर अ केमिकल चेंज ओकर वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। मतलब जहां भी थोड़ा ना थोड़ा केमिकल चेंज हुआ है तो हम वहां कहते हैं कि वहां एक केमिकल रिएक्शन हुई है। तो सीधा सा मतलब है कि जहां इनिशियल सब्सटेंस पहले जो था वो नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ चीजों में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम वहां क्या कहते हैं कि वहां एक केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी देखते हैं जो आपकी बुक में होगी, एनसीईआरटी बुक में फर्स्ट ही पेज पे एक्टिविटी है। और एक्टिविटी में सबसे पहले एक सावधानी है। सावधानी क्या है कि ये या तो टीचर के प्रेजेंट में करो या फिर अपने से बड़े जो भी होंगे उनके प्रेजेंट में करो। और साथ में आंख पे प्रोटेक्शन होना चाहिए, क्योंकि आंखों को सुरक्षित रखना है। साथ में इस एक्टिविटी में क्या होता है, डेजलिंग ब्राइट जैसे चिंगारियों टाइप की छोटी छोटी चिंगारियां निकलती है, तो हमको अपनी सुविधा से चलना है, तो आई प्रोटेक्शन इसमें होना चाहिए। अब एक्टिविटी क्या है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक मैग्नीशियम रिबन लेते हैं लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर की। ठीक है, 2 से 4 सेंटीमीटर की हम एक मैग्नीशियम रिबन लेंगे और साथ में उसको रफ करेंगे सैंड पेपर से। जो सैंड पेपर होता है उससे उस मैग्नीशियम रिबन को साफ करेंगे। क्यों करते हैं, ताकि उसके ऊपर जो अनवांटेड लेयर वगैरह आ जाती है रिबन के ऊपर, तो वो क्लीन हो जाए। ठीक है। और उसके बाद उस मैग्नीशियम रिबन को हम क्या करेंगे, टोंग से पकड़ के रखेंगे। ये जो चिमटा होता है, इस चिमटे से हम इसको पकड़ के रखेंगे। उसके बाद हमारे पास एक बर्नर होता है, तो इस बर्नर को हम क्या करेंगे, बर्नर को जलाएंगे। और जब जलाएंगे तो उसके बाद इस रिबन को हमको बर्नर के पास लेके जाना है। ठीक है। तो जब हम इसको बर्नर के पास लेके जाएंगे तो ये जो होता है डेजलिंग व्हाइट, मतलब थोड़े जो जैसे अपने दिवालियों पे फुलझड़ियां देखी होगी ना जैसे जलती है, उस टाइप का ये डेजलिंग व्हाइट कलर का जलता है। और जैसे ये जलने लगे तो उसे हम तुरंत क्या करते हैं, हमारे पास जो वॉच ग्लास होता है, इस वॉच ग्लास के ऊपर लाते हैं।
तो जलने के बाद क्या होता है कि ये जो मैग्नीशियम रिबन जलती है, तो जलने के बाद एक सफेद जो व्हाइट कलर का पाउडर हमारे पास मिलता है। अब यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया, तो हमने क्या क्या चीज ऑब्जर्व की, तो यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कि ये जो बचा है, जो बना है, वो है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट कंक्लूजन। अब हमने इस एक्टिविटी को किया तो उसमें हमारे पास क्या कंक्लूजन निकला, तो सबसे पहला है कंक्लूजन क्या, कि हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया तो हमको वो कैसे दिखी, डेजलिंग व्हाइट, ये डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जलती हुई दिखी। ठीक है, तो फर्स्ट कंक्लूजन ये निकला। सेकंड क्या निकला कि हमारे पास क्या मिला, जलने के बाद क्या मिला, तो हमको एक सफेद पाउडर मिला, व्हाइट पाउडर मिला। नेक्स्ट वो पाउडर क्या था, तो दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमारे पास तीन चीजें हो गई। लास्ट, इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जब हमने बर्न किया, जलाया, तब हमारे पास ये व्हाइट पाउडर मिला। और ये व्हाइट पाउडर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो जो फर्स्ट एक्टिविटी है इसमें हमको ये पता चल रहा है कि हमने जो मैग्नीशियम रिबन को जलाया, तो जलाने पर वो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ में जला, और जलने के बाद क्या हुआ, वो व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हुआ, और वो व्हाइट पाउडर था हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड का। एक और एक्टिविटी देखते हैं। इस एक्टिविटी में क्या करते हैं हम, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, 2 बीकर लेते हैं, या 1 बीकर भी ये तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो बीकर है उसमें हमने डाल दिया है पोटेशियम आयोडाइड, और टेस्ट ट्यूब में हमने लेके रखा है लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम पोटेशियम आयोडाइड लेंगे थोड़ा सा, और पोटेशियम आयोडाइड लेने के बाद उसको डालेंगे हम लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में। तो जैसे ही हम लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डालेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि इसने कलर चेंज कर लिया, और कलर चेंज करने के बाद क्या करता है, वो एक प्रेसिपिटेट बनाता है। इसमें हमको दिख रहा है कि जैसे ही हमने पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डाला, तो उसने तुरंत कलर चेंज कर लिया। और क्या हुआ, तो ये लेड आयोडाइड बन गया। पोटेशियम के पास जो आयोडीन था वो अब चला गया लेड के पास, तो लेड आयोडाइड बन गया। पहले था लेड नाइट्रेट, तो पोटेशियम नाइट्रेट अलग हो गया और लेड आयोडाइड अलग हो गया। अब यहाँ हमको क्या मिला, तो येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड। अब ये जो लेड आयोडाइड होता है वो पीले कलर का होता है, तो जैसे ही बना हमको समझ में आ गया कि ये लेड आयोडाइड है, और उसका भी प्रेसिपिटेट। ठीक, एक और एक्टिविटी देखते हैं जिसमें 2 या 3 ऑब्जर्वेशन हम एक साथ करेंगे। ठीक है, जिससे हमको पता चलेगा कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कोनिकल फ्लास्क लेते हैं, बीकर तो हमारे पास है ही, और बीकर में हम क्या लेंगे, बीकर में हम H2SO4 लेंगे। ठीक है, एसिड लेंगे, बट थोड़ा पतला लेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लेंगे। अब हमारे पास ये जो आपको दिख रहा है, ये जिंक के टुकड़े हैं, जिंक के दाने, जिंक ग्रेनुअल्स, मतलब जिंक के छोटे छोटे टुकड़े हैं। हम इनको क्या करते हैं, एक कोनिकल फ्लास्क में डालते हैं। ठीक है, कोनिकल फ्लास्क में हम थोड़े से टुकड़े डालते हैं। फिर हमारे पास होता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम सल्फ्यूरिक एसिड को क्या करेंगे, जैसे हमने अभी पिछली एक्टिविटी में किया, हमने पिछली एक्टिविटी में क्या किया था कि जो उस साइड में सॉल्यूशन रखा था उसको हमने टेस्ट ट्यूब में डाला, वैसे ही हम यहाँ भी सल्फ्यूरिक एसिड को उठा के हम क्या करेंगे, इस कोनिकल फ्लास्क में डालेंगे। तो जैसे हम इसको कोनिकल फ्लास्क में डालेंगे तो तुरंत आपको कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, जो सडनली है आपको रिएक्शन देखने के लिए नहीं मिलेगी, लेकिन हम क्या करेंगे, थोड़े से फर्क नहीं पड़ा, लेकिन और थोड़ा सा डालेंगे। ठीक, और थोड़ा सा डालेंगे, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको पैक करते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, पैक करेंगे। और पैक कैसे, तो यहाँ पे हम इसका कोनिकल फ्लास्क का जो मुंह है, ठीक है, माउथ है, इस पे हम कॉर्क से इसको पैक कर देंगे। साथ में एक ग्लास ट्यूब लगा देंगे जिसमें से गैस निकलेगी। ठीक है, गैस निकलेगी, तो इन 2 चीज का हम फिर इस्तेमाल कर लेते हैं। अब इनका इस्तेमाल होने के बाद आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे छोटे छोटे बबल्स बन रहे हैं। हमने जिंक के ग्रेनुअल्स में जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो यहाँ पे छोटे छोटे बबल्स बन रहे हैं, और ये जो फ्लेम है, मतलब जो धुआं है, वो ऊपर की ओर उठ रहा है। ठीक, और अगर हम कोनिकल फ्लास्क को टच करके देखेंगे, तो टच करके देखेंगे तो ये हमको ऐसा लगेगा कि गर्म हो चुका है। तो ये 3 चीज हमको देखने के लिए मिल रही है। 3 कौन सी,
फर्स्ट एक तो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ठीक है, बबल्स निकल रहा है और उसमें से गैस निकल रही है, तो वो हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया है तो उसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। उसको पॉप टेस्ट जो होता है उससे भी पता कर सकते हैं कि वो हाइड्रोजन गैस है, बट हमारा मेन फोकस क्या है कि यहाँ से गैस निकल रही है, तो गैस निकल रही है। सेकंड चीज हो रहा है क्या, कोनिकल फ्लास्क का हीट कर रहा है, मतलब गर्म हुआ। और थर्ड जो है, ये जो जिंक ग्रेनुअल्स थे, जिंक के जो टुकड़े थे वो सॉलिड में थे, और वहां जाके जब वो सॉल्यूशन बनेगा जिंक सल्फेट का तो वो थोड़ा लिक्विड बन जाएगा, ठीक है। ये जो गैस निकल रही है ये हमारी है H2 गैस। अब कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या है, तो पहला कंक्लूजन फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। अगर आप देखो तो यहाँ बबल्स बन रहा है, इसका मतलब क्या है, एवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब यहाँ से गैस बन के निकल रही है। सेकंड चीज हम क्या मिलेंगे, हीट इज गिवन आउट, मतलब इसको अगर हम टच करके देखें इस कोनिकल फ्लास्क को तो वो गर्म हो रहा है, तो हमको यहाँ से पता चल रहा है कि टेम्परेचर में भी चेंज हो रहा है। थर्ड है चेंज ऑफ स्टेट, ये जो जिंक ग्रेनुअल्स था सॉलिड था और वहां गया तो अब वो लिक्विड में, मतलब इतने छोटे छोटे पार्टिकल हो गए कि उसको हम लिक्विड में जैसे मान सकते हैं। अब हमने यहाँ सपने चीजों में क्या देखा, अब हमने ये तीन तीन एक्टिविटी देखी, फ्रॉम द अबाउट थ्री एक्टिविटी वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। अब हमने ये जो तीनों एक्टिविटी देखी उसकी मदद से हम कुछ कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि क्या क्या होता है। अगर चेंज इन स्टेट, अगर किसी के स्टेट में चेंज हुआ है तो हम बोल सकते हैं वहां पे केमिकल रिएक्शन हुई है। दूसरा, अगर किसी के कलर में चेंज हो गया, पहले कलर कुछ और था बाद में कलर कुछ और हो गया, तो हम वहां भी कह सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन हुई है। थर्ड, अगर गैस निकल रही है, कोई रिएक्शन करवाई उसमें से अगर गैस निकल रही है तो हम वहां भी कह सकते हैं कि वहां एक केमिकल रिएक्शन हुई है। नेक्स्ट, अगर किसी चीज में हमने रिएक्शन करवाई या कुछ चेंज करवाया और वहां पे टेम्परेचर में चेंज हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि वहां भी एक केमिकल रिएक्शन हुई है। और लास्ट जो है प्रेसिपिटेट, ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें प्रेसिपिटेट हमको नजर आता है कि वहां पे प्रेसिपिटेट बन गया है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो अगर इन पांचों में से अगर कोई एक भी रिएक्शन होती है तो हम वहां कह सकते हैं कि वहां केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। अब हम चलते हैं नाइन्थ क्लास का एक जो टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, उसके ऊपर कि जो चेंज होते हैं गैस से अगर लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको क्या बोलेंगे, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है उसको क्या बोलेंगे, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट क्या होता है तो उसको क्या बोलते हैं। तो ये एक बेसिक सा डायग्राम बना के रखा था जो कि काम में आता है, और ये नाइन्थ क्लास के लिए था मोस्टली, बट अगर आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो या सिर्फ पढ़ के याद रख सकते हो। अब हमने जो चीजें देखी जैसे कलर में चेंज हो गया, अगर हमने देखा कि अगर किसी भी रिएक्शन में कलर में चेंज होता है या गैस निकलती है तो, या फिर टेम्परेचर में चेंज होता है, तो हम इन सभी जगह पर हम ये कह सकते हैं कि वहां पर एक केमिकल रिएक्शन हुई है। अब केमिकल रिएक्शन तो हो गई, ठीक है। अब आता है केमिकल इक्वेशंस पे। तो केमिकल इक्वेशंस को समझने से पहले आपको कुछ एलिमेंट वगैरह को याद रखना पड़ेगा, जिसको मैंने बना के रखा है वैलेंसी चार्ट के फॉर्म में। और वैलेंसी चार्ट में क्या है कि इस तरफ जो लिखे है मैंने, इन सब की जो वैलेंसी है वो एक है, ठीक है, वन वैलेंसी है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ये कुछ देखोगे तो जिन पे माइनस लगा है वो -1, और ये जो है पॉजिटिव है, लेकिन सब पे सबकी वैलेंसी 1 है। और इस तरफ अगर आप देखोगे तो इस तरफ जितने भी लिखे हैं इन सब की वैलेंसी 2 है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, कॉपर एंड आयरन बोथ ऑफ देम हैव वेरिएबल वैलेंसी। कॉपर की जो वैलेंसी होती है कभी 1 भी होती है और कभी 2 भी होती है, सेम ऐसे आयरन की भी 2 और 3 भी होती है। बट कभी कभार क्या होता है कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी अगर हम जब देखते हैं तो एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी है वो फिक्स 3 है, बट एल्यूमिनियम अगर किसी के साथ में है तब उसमें एल्यूमिनियम अगर किसी के साथ है तो उसमें ऑक्सीजन वगैरह रहा तो उसके हिसाब से चेंज हो सकती है, ठीक। नेक्स्ट है अमोनियम, ठीक है, अमोनियम और लेड, इनकी वैलेंसी जो है अमोनियम की +1 रहेगी और लेड की इसकी 2 रहेगी, ठीक है, अमोनियम की 1 और लेड की 2 रहेगी। तो कुछ चीजें अलग अलग होती है, और बाकी ये जो है जितने भी है सबकी वैलेंसी 1 है, और इस साइड में है जितने भी सबकी वैलेंसी
2 है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इनको नोट भी कर सकते हो, क्योंकि जब हम केमिकल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो जब आप इधर से उधर अगर जोड़ोगे, मतलब केमिकल रिएक्शंस के साथ में फार्मूले भी बनते हैं। अगर मैं एक आधिक एग्जांपल बताऊं आपको, जैसे यहां से अगर हमने उठाया सिल्वर को, ठीक है, सिल्वर की वैलेंसी आपको याद रहेगी कि 1 है। ठीक है, एक सेकेंड, एक कलर नहीं दिख रहा। अगर हमने उठाया सिल्वर, तो सिल्वर का पता है आपको यहां से देखिए कि इसकी वैलेंसी 1 होती है, बट अगर किसी 2 के साथ अगर हम जोड़ते हैं, मान लो हमने इसको जोड़ दिया किसके साथ, 2 वैलेंसी वाले सिल्वर प्लस का है, इधर हमने उठाया माइनस वाले। तो अगर मैं सल्फर के साथ जोड़ूंगा तो ये चीज याद रखना है कि ये +1 वैलेंसी वाला होता है और ये -2 वैलेंसी वाला। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि +1 और सल्फर -2, तो ये इस टाइप के क्रॉस वाले डायग्राम आपने देखे होंगे। तो वैलेंसी चेंज हो जाती है, मतलब हमारे पास Ag2 और S, मतलब 2 यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा। तो वैलेंसी इज इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मूलास। ठीक है, मतलब हमको फार्मूला बनाने के लिए हमको इन वैलेंसी की नीड पड़ेगी। ठीक है, अब इसके बाद केमिकल इक्वेशंस आती है। तो केमिकल इक्वेशंस को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही है। केमिकल रिएक्शंस क्या होती है उसकी डेफिनेशन थी, और सिंपल से अगर हम भाषा में अगर इसको याद रखें कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, तो ये सिंपल सी चीज क्या है कि पहले जो हमारे पास इनिशियल स्टेट में जो सब्सटेंस था वो बाद में नहीं रहा, मतलब वो चेंज हो गया किसी और चीज में, तो वहां पे हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। एक चीज याद रखना है, केमिकल रिएक्शन में हमेशा केमिकल चेंज होता है, फिजिकल चेंज नहीं होगा। अगर आप कहो कि जो हमने बर्फ के कुछ टुकड़े लिए थे और उनको हमने हीट किए हैं और उसके बाद में वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो ये केवल एक फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज में उसकी इनिशियल प्रॉपर्टी भी चेंज होती है। ठीक, याद रखना है कि केमिकल चेंज अलग होता है और फिजिकल चेंज अलग होता है। केमिकल चेंज में उसके अंदर की जो प्रॉपर्टी होती है वो चेंज हो जाती है, मॉलिक्यूल्स वगैरह चेंज हो जाते हैं। बट फिजिकल में क्या होता है कि जैसे ही अगर ये बर्फ है तो बर्फ में भी क्या होगा, H2O होगा, और लिक्विड है तो भी उसमें H2O ही होगा, मतलब ये चेंज नहीं हुआ, सिर्फ उसकी स्टेट चेंज हुई है, तो ये फिजिकल चेंज है। बट केमिकल चेंज में क्या होता है, कार्बन को अगर आपने बर्न किया तो बर्न करने के बाद वो बन जाता है CO2। तो पहले क्या था, कार्बन था, बाद में कन्वर्ट होकर वो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बस आज के लिए इतना ही था। तो फर्स्ट वीडियो में इतना ही है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे और साथ में केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना भी सीखेंगे। बुक में जो है हिट एंड ट्रायल मेथड दी है, हम उसको भी करेंगे और साथ में एल्जेब्रिक मेथड से भी सॉल्व करेंगे, तो उससे क्या होता है बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। थैंक यू आज के लिए।